बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। और आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हुआ। लेकिन अब आपने देखा कि जो हमारा फाइनेंशियल एक्ट 2025 फाइनल हो गया 27 जून 2025 को, और 1 जुलाई से जो है वो जो नए कवानीन हैं वो इन्फोर्स हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक अपडेट आपको देता रहूँ, आसान कोशिश करूँगा कि अल्फाज में बात हो। तो आज की जो वीडियो है वो सैलरी इनकम वालों से रिलेटेड है। एफबीआर जो है उसकी जो कलेक्शन जहाँ से करता है उसके 5 हेड्स हैं। तो उसमें सेक्शन 12 जो सैलरी का है वो हमारी कलेक्शन का मेजर पोर्शन इस तरह बनता है कि जो हमारे तकरीबन 3.5 मिलियन लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, जो रिटर्न सबमिट करते हैं, उसमें तकरीबन 14-15 करोड़ तो सिर्फ सैलरी के हैं, क्योंकि उनको थ्रू बैंकिंग चैनल ही सैलरी मिलती है, तो लिहाजा वो टैक्स के नेट में भी आ जाते हैं। तो उनके ऊपर टैक्स लगाना और उनसे रिकवरी करना गवर्नमेंट को बड़ा सिंपल और आसान लगता है। तो इसलिए सैलरीड वाले जो हैं वो टैक्स अपना ज़्यादा बहुत मैनेज भी नहीं कर पाते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि फाइनेंशियल एक्ट 2025 में क्या तब्दीलियाँ आई हैं सैलरी के हवाले से, और सैलरीड वाले लोगों को अपनी किस तरह से मैनेज करना चाहिए, अपनी इनकम को, अपनी टैक्स को किस तरह से लॉफुली सेव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो इनकम टैक्स का मकसद है वो 3 मेन उसके ऑब्जेक्टिव हैं। टैक्स लगाना, दूसरे ये कि टैक्स कलेक्ट करके उन लोगों पे खर्च करना जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल में दवाएं देना, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सड़कें बनाना, ये सारी चीज़ें। और तीसरा ये कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसको इन्फोर्स करना। तो ये 3 बेसिक मकसद हैं, और मैंने आपको बताया 5 हेड से एफबीआर कलेक्शन करता है। तो हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट है वो ये कि हर आदमी ही तकरीबन टैक्स दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। वो टैक्स डायरेक्ट देना नहीं चाहता, वो इनडायरेक्ट ही देता है। अगर आप मोबाइल कार्ड लगाते हैं तो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, आप बिजली के बिल पे भी टैक्स दे रहे हैं, अब हर आदमी टैक्स दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारी पोजीशन ये है कि इसमें सिर्फ 35 लाख लोग जो हैं वो रिटर्न सबमिट करते हैं। उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं या बिल्कुल नहीं देते। 10,000 या 15,000 की रेंज के अंदर, इससे भी कम टैक्स देते हैं साल का पूरे। और उसके अंदर भी बहुत से ऐसे हैं जो टैक्स को नील पर ही करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये एक डायलेमा है, लेकिन जो है सिचुएशन वो ये है। हमारी ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत कम है। हम तकरीबन हार्डली 10% है। और इंडिया हमारे बाद आज़ाद हुआ था, एक दिन बाद ही आज़ाद हुआ था, तो वहाँ टैक्स पेयर हमसे ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी इनकी जो टैक्स पेयर है वो ज़्यादा है। तो बहरहाल ये कि सैलरी जो सेक्शन 12 है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सैलरी को पहले समझना पड़ेगा कि सैलरी होती क्या है। सैलरी डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी। यानी डायरेक्ट सैलरी आप कह सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर जिसमें इंसेंटिव्स हैं, जिसके अंदर परफॉर्मेंस बोनस है, बेसिक सैलरी है, वेज है, परफॉर्मेंस बोनस है, कमीशंस हैं, प्रॉफिट शेयरिंग है, और इस तरह की चीज़ें। और इनडायरेक्ट सैलरी आप ये कह सकते हैं जहाँ पर जैसे कि मेडिकल है, लाइफ इंश्योरेंस है, और दूसरे इस तरह के पर्क्स हैं, पेड सिक लीव्स हैं, पेड वेकेशंस हैं। तो ये एक मोटी मोटी बात है, लेकिन सेक्शन 12 इसको वाज़े तौर पे इनकम टैक्स का डिफ़ाइन करता है कि व्हाट सैलरी इज़ और उस पर टैक्स कैसे होगा। यानी बेसिक सैलरी पर, बोनस पे, अलाउंसेस पे, कमीशन पे, और जो वैल्यू बेनिफिट्स हैं उसके अंदर उसमें। और इसी तरह सेक्शन 13 जो है वो बात करता है कि वो चीज़ें जो वैल्यू टर्म में नहीं है, जिनको हम आम तौर पे कहते हैं परकोजिट्स, वो किस तरह से उन पे टैक्स लगेगा। यानी अगर किसी को ऐसी कोई फैसिलिटी मिली हुई है एम्प्लॉयर की तरफ से, कार मिली हुई है, जो वैसे तो नहीं लगता, लेकिन उसको भी जो हमारा लॉ है वो ये कहता है, और कि उसको वो कन्वर्ट करेगा और उस बेनिफिट को स्पेल आउट करेगा कि उसको क्या बेनिफिट्स में हो रहे हैं। तो उसका भी एक वो दिया हुआ है कि नॉन कैश बेनिफिट्स जो हैं उनको किस तरीके से सैलरी में काउंट होते हैं। फिर सेक्शन 14 जो है वो डील करता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो सैलरी, जिन पर टैक्स नहीं होगा। मसलन ये कि कोई ऑफिशियल ट्रैवल किया और उससे रीएम्बर्समेंट कराई, तो इसी तरह उसको कोई ऐसा अलाउंस मिल रहा है जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, या और कोई ऐसे बेनिफिट मिल रहे हैं जिसके अंदर मसलन किसी को यूनिफॉर्म मिलता है, किसी को वर्क रिलेटेड कोई और एक्सपेंस, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आएंगे। तो सेक्शन 14 डील करता है उन चीज़ों से। फिर इसी से एक रिलेटेड हमारा सेक्शन है सेक्शन 149, जिसमें एम्प्लॉयर सैलरी देते वक्त तनख्वाह में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करता है।
लेकिन बहरहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली एम्प्लॉई की ही होती है कि वो साल के आखिर में अपनी रिटर्न जमा करेगा और वो देखेगा कि एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटा है, अगर उसने ज़्यादा काट लिया तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है, अगर उसने कम काटा तो वो बैलेंस अमाउंट जमा करेगा, और अगर बिल्कुल सही डिटेक्शन हुई है तो वो रिटर्न को बगैर कोई मज़ीद टैक्स दिए सबमिट कर देगा। तो आसान तो अल्फाज में यही है। तो सेक्शन हमारे जो सैलरी से रिलेटेड लोगों के से हैं वो सेक्शन 12, 13, 14 और 149 बनते हैं। और इसके अंदर बोनस भी एक अहम चीज़ है। बोनस मिलता है तो इससे क्या होता है कि ग्रॉस सैलरी बढ़ जाती है, और जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी जो बोनस है वो भी सैलरी के डोमेन में आता है, तो इसको अगर सही से मैनेज नहीं करें तो एकदम से एक हिट आती है। लेकिन अगर जो बोनस जिनको पता है मिलता है और जो है और उसको प्रॉपर प्लान कर लें, उसके अंदर अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर हेल्थ या एजुकेशन का कोई प्लान ले लिया, या उन्होंने कोई और ऐसी चीज़ें करा ली, डेफर्ड किस्म की कंपनसेशन ले ली, या कोई और इस तरह कोई और बेनिफिट लिया, तो वो अपने अनड्यू टैक्स को लॉफुली सेव कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मसलन ग्रेजुएटी है जो हमारा पार्ट 3 6 शेड्यूल में आती है। इसी तरह प्रोविडेंट फंड है, पार्ट 1 6 शेड्यूल में आता है। इसी तरह सुपर एन्यूएशन फंड है जो पार्ट 2 6 शेड्यूल के अंदर आता है। पेंशन है जो सेकंड शेड्यूल है। एग्जेम्पशंस और कंसेशन सारे इसमें डिफाइन हुए हैं, और ये सारा भी चूँकि रिलेटेड है सैलरीड लोगों के साथ। तो इसमें एक अहम बात ये भी है कि अगर इनकम का 75% या से ज़्यादा हो तब वो सैलरीड क्लास में कंसिडर होगा। अगर उसकी तनख्वाह आ रही है और उसका किराया भी आ रहा है और उसको बैंक से प्रॉफिट भी आ रहा है, या किसी और कंपनी में वो फैमिली बिजनेस में कहीं पार्टनर है और उसकी सैलरी ऑल टुगेदर इनकम का बनती है 40-50%, तो फिर वो सैलरीड क्लास में काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो फाइनेंशियल एक्ट 2025 के अंदर जो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीफ दिया है लो इनकम या मिडिल इनकम वालों को, और उसमें स्लैब्स जो टैक्स की स्लैब है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, ज़ाहिर है डायरेक्ट टैक्स, तो उनको भी उसमें चेंज किया है थोड़ा, और उसके अंदर एक्चुअली टैक्स रेट को कम किया है। तो बुनियादी तौर पर तो 6 लाख यानी कि 50,000 रुपये महीना जो अर्न कर रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो टैक्स है। लेकिन 6 लाख से 12 लाख तक की जो सैलरी ले रहे हैं उन पे 1% टैक्स है, यानी साल में वो 6,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो इससे पहले ये ज़्यादा था। फिर इसी तरह उन्होंने स्लैब्स को थोड़ा मर्ज करा और 12 लाख से 22 लाख तक का सेकंड स्लैब बनाया, और उसमें ये कहा कि जी 12 लाख से 22 लाख तक है तो 1,16,000 साल का टैक्स देगा जो 22 लाख इनकम जिसकी हो रही है। और इसके अंदर फिर 12 लाख और 22 लाख के दरमियान जो अमाउंट होगा उस पर 11% का स्लैब होगा, यानी कि 12 लाख तक तो उससे 6,000 दे दिए, और 12 लाख से लेकर किसी की 18 लाख तनख्वाह है मिसाल के तौर पर, तो 6,000 प्लस एडिशनल 6 लाख का 11% लेगा वो। फिर 22 लाख से 32 लाख के दरमियान जो सैलरीज है उसमें तो 22 लाख तक फिक्स टैक्स हो गया 1,16,000, और 22 और 32 के दरमियान जो इनकम होगी उस पर 23% का टैक्स लगेगा। फिर इसी तरह छठा स्लैब जो है वो 32 लाख से 41 लाख के दरमियान जिनकी इनकम है, तो 32 लाख तक तो हो जाएगा 3,46,000 साल का, और बाकी इससे ऊपर जो होगा बिटवीन 32 लाख और 41 लाख जो इनकम हो रही होगी उस पर 30% का स्लैब लगेगा। 41 लाख एंड अबव जो है उस पर 41 लाख तक हो जाएगा 6,16,000 साल का टैक्स, और इससे ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर 35% का स्लैब लगेगा। अब 35% वैसे हाईएस्ट है क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी सैलरी इनकम जो है वो 25% से ज़्यादा टैक्स नहीं होती। तो वैसे देखा जाए तो ये हायर स्लैब जो हायर इनकम वाले हैं उनका स्लैब ज़्यादा है, 35% का स्लैब है। 41 लाख या इससे अबव जिसकी भी इनकम है तो वो इस स्लैब में आ रहा है। लेकिन इस अदरवाइज दुनिया भर में जो है इस वक्त इससे कम ही होता है, यानी कि समझ लीजिए कि आप जो 3,42,000 रुपये तकरीबन कमा रहा है महीने के, तो इसका 3,42,000 के हिसाब से बनते हैं ये कोई 41 लैक्स, तो इसके ऊपर 35% का स्लैब है जो कि थोड़ा हाई है। बहरहाल अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कैसे अगर आप फाइलर ना बने तो फिर आप जो स्ट्रिक्टनेस आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। फाइलर है तो उसके पास ऑप्शन है, उसको टैक्स क्रेडिट ले सकता है, टैक्स अलाउंस मिल सकता है, टैक्स एडजस्टमेंट भी हो सकती है। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर वो किसी चैरिटेबल जगह पर कोई डोनेशन देता है तो उसका टैक्स जो बना है उस टैक्स को टैक्स में से कमी कर दी जाएगी। इसी तरह उसको और जो बेनिफिट मिल सकते हैं टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 61 के अंदर मिल सकता है, 63 के अंदर मिल सकता है अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर। इसी तरह अगर वो और किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर काम कर रहा है जहाँ पर सुकूक बॉन्ड के अंदर है तो फिर उसको वहाँ पे भी बेनिफिट मिल सकता है।
अलाउंसेस की जहाँ तक बात है तो अलाउंसेस जो है वो सेक्शन 60 में ज़कात मसलन अगर वो दे रहा है, उसको क्या होगा कि उसकी जो इनकम टैक्सेबल इनकम होगी उसको रिड्यूस किया जाएगा। मसलन अगर उसकी इनकम 10 लाख है तो 10 लाख को रिड्यूस करके जितना उसका ज़कात का अलाउेबल है, जो क्योंकि अप्रूव्ड इदारों को ही दी जा सकती है, तो वो उसको उस रेशियो से कम करेगा और फिर मिसाल के तौर पर अगर 9 लाख बन जाती है उसकी, तो 9 लाख पर टैक्स का रेट अप्लाई करेगा। तो इस तरह उसको बेनिफिट हो जाएगा अपने टैक्स में। और इसके अंदर ये बात भी है कि अगर बच्चे हैं तो सेक्शन 60D में एजुकेशन यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन को देखते हुए उसका एक मैकेनिज्म है, उसमें भी टैक्स का एक अलाउंस मिलता है। बाकी टैक्स एडजस्टमेंट ये है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके जो टैक्स कटा, एम्प्लॉयर ने काटा, या मोटर व्हीकल पे टैक्स कट गया, मोबाइल पे कट गया, इंटरनेट पे कट गया, तो उन सारे जो टैक्स जो ड्यूरिंग ईयर डिडक्ट हुए थे उनको आप एडजस्ट करा सकते हैं अपने फाइनल टैक्स में जब आप रिटर्न भर रहे हो। तो टैक्स क्रेडिट, टैक्स अलाउंस और टैक्स एडजस्टमेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो हम बात यहाँ कर रहे हैं वो ये कि हम लॉफुली कैसे अपने टैक्स को सैलरीड लोग जो हैं वो कैसे कवर करेंगे। तो अब चूंकि जैसे अभी हमने बात की कि अब गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होती जा रही है। अब मिसाल के तौर पर ये बात की जा रही है कि अगर जो कैश में पेट्रोल डलवाएगा तो उसके ऊपर टैक्स होगा, अगर वो डिजिटल टूल्स को यूज़ करता है तो उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई नॉन फाइलर है तो वो अगर कैश विड्रॉ कर रहा है, अव्वल तो इन्होंने टर्म ही चेंज कर दी है नॉन फाइलर फाइलर को, अब उन्होंने एलिजिबल और इल एलिजिबल कर दिया है सेक्शन 114C के अंदर। तो जो इल एलिजिबल होगा तो वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट भी नहीं खोलेगा, ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा, परचेजिंग प्रॉपर्टी की या व्हीकल की नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तक कि वो इन्फोर्स हो उस वक्त तक उसके ऊपर जो कैश विड्रॉल है वो डबल हो गया है, 0.6 से बढ़ा के 1%, 1.2%, 1% कर दिया है। तो ये एक लॉस होगा। जब वो नेट कैलकुलेट करेगा तो उसके लिए बेनिफिट ये होगा कि टैक्स रिटर्न फाइल कर ले और अपने टैक्स को मैनेज कर ले। उसके ऑप्शंस भी मौजूद हैं लॉफुल। और बाकी अगर उसे नहीं अपने को नेट में लेके आता तो एक तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकेगा, और जो कर भी रहा होगा उसमें कहीं ज़्यादा टैक्स दे रहा होगा। तो बहरहाल सैलरी के ऊपर मैंने कोशिश की कि एक आसान चीज़ आपसे शेयर कर लूँ। इसमें कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।